नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का विशेष बुलेटिन शहरनामा। पेश हैं हेडलाइंस। 3 दिन से घर से लापता युवक का शव इस्माइला के खेतों में मिला। भूपेंद्र हुड्डा ने बताया, जनता की सरकार से नाराजगी बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का हार का कारण। गुरु नानक देव जी की 15वीं पीढ़ी के सदस्य का अनूठा प्रयास। नरवाना की बेटी ने संगीत में छुए नए आयाम। अब समाचार विस्तार से। 3 दिन से घर से लापता युवक का शव इस्माइला के खेतों से बुरी हालत में मिला। परिजनों का आरोप है कि युवक के दोस्तों ने ही उसका मर्डर किया है। 3 दिन से घर से लापता युवक का शव रोहतक जिले के इस्माइला गांव के खेतों में मिला। युवक की पहचान इस्माइला गांव के रहने वाले मनिंदर के रूप में हुई, जो दिल्ली में अपने चाचा के साथ एयरपोर्ट क्षेत्र में कोरियर का काम करता था। गौरतलब है कि इस्माइला गांव का रहने वाला मनिंदर भैया दूज पर अपने घर आया था। शाम को उसके पास किसी का फोन आया और वह घर से किसी से मिलने चला गया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने कई जगह पर उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने सांपला थाना में मनिंदर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन आज सुबह पुलिस को इस्माइला गांव के खेतों में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो युवक के सिर पर बेरहमी से ईंट पत्थरों से चोट मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त करवाई गई। परिजनों ने मृतक युवक की शिनाख्त मनिंदर के रूप में की। परिजनों ने गांव के ही रहने वाले मनिंदर के 3 दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। क्या नाम जी? मुकेश कुमार। ये मृतक कौन है? मेरा भतीजा जी। कैसे क्या घटना हुई है ये? जी भैया दूज वाले दिन शाम को 7 बजे घर से निकला था बगैर बताए। किसी का फ़ोन आया था इसके फ़ोन पे, गली में बैठे बैठे। जब से ये पता ही नहीं लगा इसका, 10 बजे तक तो इससे बात हुई हमारी। ये कहने लगा कि अभी आया 10 मिनट में आया, 15 मिनट में आया। उसके बाद इसका फ़ोन बंद हो गया जी। फिर हम कल शाम को थाने में गए FRI कटाने। अब सुबह बुलाए थे, फिर सुबह गए हैं, फोटो देख आए थे इसके। तो अब कैसे क्या सूचना मिली आपको? अब सूचना थाने से ही मिली है कि ऐसे ऐसे फोटो दिखा था थाने में। हमने पहचान भी इसके कपड़े। क्या नाम है इसका? इसका मनिंदर। क्या करता था? ये कोरियर का काम करता था अपने चाचा के साथ दिल्ली एयरपोर्ट। मारने वाले कौन है? क्या मारने वाला एक तो चमारा का लड़का है राजा का, उसका नाम है पवन। एक है हेमंत 9 बीघा, उसके बाप का नाम है मोटा। वैसे वो नाम और कुछ भी हो सके हुआ, वैसे मोटा का हर गाँव में। और एक लोहारा का सौरभ। क्या पुरानी दुश्मनी है क्या? पता नहीं जी, या वो दोस्ती थे? दोस्ती थे। दोस्त थे। हाँ। तो कुछ वाहन भी लेके निकला था? हाँ, एक मोटरसाइकिल थी अपाचे। मोटरसाइकिल इसके चाचा की थी। घटनास्थल पे आप आए हो, आपने देखा है परस हाँ। वगैरह जो भी कुछ है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं देखा, बस खाली कपड़े ही देखे। घटना की सूचना पर पुलिस ने FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया तथा DSP नरेंद्र कादियान ने मौके का मुआयना किया। DSP का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर मनिंदर के 3 दोस्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। समाल गांव का रहने वाला है, मनिंदर नाम था इसका, और ये 2 दिन से घर से गायब था। और कल इनके घर वालों ने थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। 346 की FIR भी लॉन्च कर रखी है हमने। और ये आज सुबह हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई ये इस्माइल से गिजी कच्चा जो रास्ता है, यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, तो हम इस पे आए हैं। FSL की टीम भी आई हुई है। तो इसका जो चाचा है, उसके चाचा ने बताया कि भाई 3 लड़के थे जो इसको मोटरसाइकिल पर लेके आए थे, और उन्होंने ये इसके सिर में चोट मार रखी है, उससे इसका मर्डर कर दिया। और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक संभव हो सकती? जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। नामजद आरोपी हैं और इसको टीम हमने लगा दी है। जल्द ही इसको गिरफ्तार करेंगे। क्या और भी सर? हत्या आरोपी हो सकते हैं क्या? वो तो आगे खुलासा होगा, जब भी वो राउंड अप होंगे उनकी पूछताछ में पता लग गया और कौन है। तो सर, क्या परिजनों ने कोई ऐसा बताया है कि कारण क्या रहे हैं? कोई पुरानी रंजिश है या कोई इस तरह का मामला? नहीं, अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। वो तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसमें पता लगेगा भाई क्या रंजिश थी, क्यों इसको लेके आए और रीजन क्या था मर्डर करने का, कितने मेंबर थे।
लूटपाट के इरादे से भी हो सकता है जी। नहीं, अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। नामजद आरोपी है, वो राउंड अप होते ही आपको बताएंगे। आज रोहतक में पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में बीजेपी को मिली हार का कारण उनके प्रति जनता की नाराजगी को बताया। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा अपने मॉडल टाउन स्थित निवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं व समर्थकों से मुलाकात की। हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाई इलेक्शन में सरकार की उपलब्धियां होती हैं, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से विफल रही, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ये बाई इलेक्शन होता है, ये एक तस्वीर होती है कि सरकार की क्या उपलब्धि है, क्या विफलताएं हैं। तो सरकार पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है कि जिस सरकार के 4 साल बाकी हो और बाई इलेक्शन इतने भारी मार्जिन से हारे, तो आप समझ सकते हैं हर वर्ग की सरकार से विमुख है। चाहे वो किसान है, गरीब आदमी है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सारे वर्ग कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये विफल सरकार है। हुड्डा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए और साथ ही लोगों को मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर इस रोग से बचाव करना जरूरी है। हरियाणा में बढ़ रहा है और सरकार को भी, और खाली सरकार की नहीं है, लोगों को स्वयं की भी जिम्मेवारी है। सबको मास्क बांध के रखना चाहिए जब तक दवाई नहीं आती, और दूरी बना के रखना चाहिए और परहेज करना चाहिए। नरवाना निवासी प्रेरणा ने अपनी मधुर आवाज से संगीत की दुनिया में अपना एक अलग स्थान बनाया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया, एक राधा एक मेरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। प्रतिभा किसी उम्र, किसी शहर, किसी गांव की मोहताज नहीं है। प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। आज हम आपको मिलवाते हैं प्रेरणा कौशिक से। जी हां, नरवाना की रहने वाली प्रेरणा कौशिक ने छोटे से शहर नरवाना में रहते हुए भी बुलंदियों को छुआ। प्रेरणा ने कुछ ही समय में गायकी में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। नमस्कार, मैं नवीन, हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते होंगे जिस प्रकार से जो कलाकारी होती है एक उभर के आती है सितारों के अंदर। नरवाना के अंदर खड़े हैं इस टाइम, डाडली खेड़ा वाली जो सड़क है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो प्रेरणा कौशिक है अपनी मधुर आवाज़ से मोह लिया है सभी का मन। हम आज इनके पास आए हैं, इनका सॉन्ग सुनेंगे और सभी भाइयों को सुनाएंगे इनका जो सॉन्ग है, किस प्रकार से इनकी सुरीली आवाज़ है, दूर दूर तक फैली हुई है इनकी आवाज़। दोस्तों, पहुँच चुके हैं प्रेरणा कौशिक के पास। इनकी जो आवाज़ है बहुत ही सुरीली है, आप भी सुनोगे तो देखते रह जाओगे, सुनते रह जाओगे इनकी सुरीली आवाज़ को। हमने भी सुना, हम भी पहुंच गए इनके पास इनकी सुरीली आवाज़ को सुनने के लिए। सभी भाई का सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर करिए और सभी को पता चलना चाहिए नरवाना के अंदर भी ऐसे ऐसे सुरीली कलाकार है जो विदेशों में मिलते, आपके नरवाना में मिलते हैं, लेकिन आप ढूंढते रहते हो बाहर, नहीं नरवाना के अंदर ऐसे कलाकार है जिस प्रकार से प्रेरणा कौशिक है। इनसे एक बार सुरीली आवाज़ में जो है इनका सॉन्ग है वो सुनेंगे। पहले इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हमने आपका सॉन्ग सुना जी, बहुत सुंदर आवाज़, आपकी सुरीली आवाज़ है। ये आपको कब से आया कि मैं जो ये सॉन्ग है, सॉन्ग गाने के लिए आगे बढ़ूंगी, मतलब आपके मन में कैसे क्या आया? बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जहाँ तक गाने की बात है तो वो शौक़ मुझे बचपन से है। बचपन से मैंने अपनी माँ को गाते हुए सुना है। अच्छा, उनका सपना था कि वो एक बहुत बड़े सिंगर बने, बट उन्हें कभी ऐसा माहौल नहीं मिला, इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मुझे जहाँ इतनी सपोर्ट मिल रही है, मुझे उन लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है कि जहाँ मर्ज़ी मुझे जहाँ जाना होता है वो खुद मेरे साथ जाते हैं। इवन कहीं जागरण में जाना होता है या कोई भी शो करना होता है, वो दोनों मेरे साथ, मेरे मम्मा पापा दोनों मेरे साथ जाते हैं।
चाहे जो मर्ज़ी लोकेशन हो, जो मर्ज़ी टाइम हो, वो इतना सपोर्ट मुझे खुद दे रहे हैं। तो जब इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो व्हाई नॉट कि मैं अपने जो मेरा पैशन है उसको मैं अपने प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर सकूं अगर, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, आपकी मम्मी भी गाती है? हाँ जी, वो भी गाते हैं। अच्छा, उनका जो शौक है वो कैसे आया उनके अंदर शौक है? उनको बचपन से ही गाने का थोड़ा शौक था, लेकिन उनको इतना माहौल नहीं मिल पाया, उनको इतनी सपोर्ट भी नहीं मिली। बट जहाँ मुझे स्टार्टिंग से अगर इतनी सपोर्ट मिल रही है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करूँ और एक दिन ऐसा लाऊं कि मैं उनका नाम कहीं ना कहीं रोशन कर सकूँ। अच्छा, आप जो जिस प्रकार से जो सुरीली आवाज़ में गाते हो, कहीं आपने इसकी ट्रेनिंग भी ली है क्या? एक मेरे गुरु हैं, बिट्टू मलिक उनका नाम है, उन्होंने थोड़ा मुझे बताया है कैसे रियाज करते हैं, सुर ताल का थोड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है। बाकी मैं खुद से थोड़ा सुनती हूँ, सुन के ही गाती हूँ फिलहाल तो। अच्छा, जब आपकी मम्मी गाती है मतलब ऐसा लगता है भाई मैं उनसे बढ़िया गाती हूँ या वो बढ़िया गाती है? नहीं, देखिए उनसे तो मेरा कोई कंपैरिजन है नहीं, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन हाँ उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर मिली है मुझे। अच्छा, आपकी मम्मी जो गीत गाती है वो कैसे गीत गाते हैं? पुराने टाइप के गाते हैं, कैसे गाते हैं मतलब? उन्हें पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है, लता जी के गाने वो सुनते रहते हैं। बचपन से ही मैंने लता जी के गाने सुने हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा खुद लता जी के गाने सुनते थे। मेरे पापा के पास तो इवन टेप रिकॉर्डर था, उनके पास एक पूरी कलेक्शन थी लता जी के सॉन्ग्स की, तो वो गाने सुनते थे। उनके टाइम से थोड़ा सुन के थोड़ा बड़ी हुई, इसीलिए लता जी, आशा जी के गानों में थोड़ा दिलचस्पी है। और मेरी मम्मा जो गाने गाती हैं वो गाती हैं थोड़े भक्ति सॉन्ग जैसे होते हैं, भजन टाइप, वो गाने गाती हैं और पुराने सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करती हैं। अच्छा प्रेरणा जी, आपने जैसे टोटली कितने गाने आपने रिकॉर्ड किए हैं? आपका चैनल है मेरे ख्याल में प्रेरणा कौशिक के नाम से, और उस पर ही आप मतलब डाल देती हो शूट करके, तो मतलब कितने गाने आपने शूट किए हो वैसे? अभी हाँ जी, मेरा चैनल ज़रूर है, प्रेरणा कौशिक के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर। उस पर अराउंड 40 सॉन्ग्स होंगे जो मैंने खुद से रिकॉर्ड किए हैं। बाकी जो स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हुए सॉन्ग्स हैं, 2 भक्ति गाने मैंने निकाले थे, एक सरस्वती वंदना और एक गणेश वंदना, वो सोनोटेक पे चल रहे हैं गाने। और एक मैंने कृष्ण का निकाला था, सांवरे तेरी शरण हम आ गए, वो मेरे खुद के चैनल पे है। बाकी कुछ मैंने कवर सॉन्ग्स निकाले हैं तो वो मेरे चैनल पे ही हैं, और कुछ 1-2 सोनोटेक वगैरह पे हैं। बाकी अभी चल रहा है बस काम। ठीक है प्रेरणा जी, आप कोई बढ़िया सा सॉन्ग सुनाइए। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। तो प्रेरणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत सुरीली आवाज़ में सुनाया है। ये भजन था जो लता जी का था तरीके से। और क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं आपसे यही मैं भगवान से भी यही दुआ करती हूँ और आपसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, तभी कोई भी आर्टिस्ट है जो छोटे शहर से निकल के एक बड़े मुकाम तक पहुँचता है। सुरीली आवाज की धनी प्रेरणा कौशिक अपने शहर व प्रदेश की लड़कियों के लिए मिसाल है। और क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं आपसे यही मैं भगवान से भी यही दुआ करती हूँ और आपसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, तभी कोई भी आर्टिस्ट है जो छोटे शहर से निकल के एक बड़े मुकाम तक पहुँचता है। गुरु नानक देव जी की 15वीं पीढ़ी के सदस्य विक्की बेदी ने कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए एक अनूठा प्रयास किया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी की 15वीं पीढ़ी के सदस्य 64 वर्षीय विक्की बेदी ने कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होकर मंगलवार शाम को रोहतक पहुंची। विक्की बेदी 2800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। विक्की बेदी ने बताया कि करीब 11 माह पहले वे एक कैंसर पीड़ित महिला के साथ थे।
उक्त महिला के पति व परिवारजनों ने पैसा न होने की वजह से महिला को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। अच्छा, आपने जो साइकिल यात्रा निकाली, इसका उद्देश्य क्या और कहाँ से कहाँ तक ये मैंने शुरू करी है जी दिल्ली से, और 11 महीने पहले मैं कैंसर पेशेंट के साथ में किसी के साथ में था, एक औरत के साथ में, जिसके पति ने और उसके बच्चों ने उसकी पेमेंट करने के लिए मना कर दिया और कहते हैं इनको मरने दीजिए बेशक। तो मैं उधर ही डॉक्टर्स के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि अगर ये ऐसी हालत है हमारी औरतों की इंडिया के अंदर में, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं उनके लिए पैसे इकट्ठे करूँगा। तो ये मैं 2800 किलोमीटर की साइकिल कर रहा हूँ। दिल्ली से कन्याकुमारी का डिस्टेंस है, मगर मैं सारा राजस्थान में कर रहा हूँ और हर रोज़ मैं 200 किलोमीटर साइकिल चलाऊँगा। आज तो हल्का था क्योंकि आज फ्लैग ऑफ था, वैसे कल मेरा जन्मदिन है, कल मैं 64 साल का हो जाऊँगा और कल से मैं शुरू करूँगा 200 किलोमीटर हर रोज़, और 1 तारीख को मेरा ख़त्म होगा। 2800 किलोमीटर चलाने के लिए हमने ये करा है कि हर किलोमीटर का 5000 स्पॉन्सरशिप रखा हुआ है, तो इससे 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है, बैंक में चला गया है कैंसर फाउंडेशन के लिए, और वो कैंसर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि मेरे जब तक मैं ख़त्म करूँगा तब तक 50 लाख बाकी भी खड़ा हो जाएगा। इसके उपरांत ही उन्होंने संकल्प लिया कि वह साइकिल यात्रा निकाल कर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करेंगे और धनराशि एकत्रित कर कैंसर फाउंडेशन को दान करेंगे, ताकि हर जरूरतमंद कैंसर रोगी की मदद की जा सके। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि जो आज की डेट में साइकिलिंग नहीं करते लोग, कि साइकिलिंग का हो। और तीसरा सबसे ज़रूरी जो है कि मैं लोंगेवाला जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारे वीर जवान जो थे, उनकी जो उन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बानी करी, शहादत दी, उनके जाके मैं उनको श्रद्धांजलि करना चाहूँगा। फिर हम बीकानेर में से जब मैं निकलूँगा तो बीकानेर में, जैसलमेर में, जितने भी बाकी फ़ौजी जो एरिया हैं वहाँ पे जो जो मेमोरियल बने हुए हैं उधर मैं रीथ प्ले करूँगा। और फाइनली कैंसर फाउंडेशन एक ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन कैंप कर रही है, जो कि बाड़मेर में होगा और जोधपुर में होगा, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2000 ट्राइबल विमेन जो थार डिस्ट्रिक्ट की हैं, जो अपने घरों में हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं, उनकी चेकअप करी जाएगी, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, कैंसर डिटेक्शन होगा और उधर में अवेयरनेस बताई जाएगी, क्योंकि आधे से लोग हमारे कैंसर से लोग बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी सारे कैंसर जब हो गया तो वो ख़राब है। अब हमारे भारत में क्या है कि लोग सोचते हैं कि कैंसर हो गया तो उसको छुपाते हैं, तो छुपाने की चीज़ ही नहीं है। ये अगर हो गया तो हो गया, किसी को भी हो सकता है और उसका क्योर भी है। तो वो अवेयरनेस कैंप लगाएंगे उधर में और कैंसर डिटेक्शन भी करेंगे, और जो औरतों को अगर कभी ब्रेस्ट कैंसर का जो अगर कुछ होगा तो फिर उनको इलाज भी किया जाएगा। बेसिकली हाँ जी, बेसिकली समापन कहाँ है इसका? मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, अभी आज रोहतक पहुँचा हूँ, कल मैं जाऊँगा मंडावा, मंडावा से फिर बीकानेर, बीकानेर से फिर फलौदी से जैसलमेर, जैसलमेर से फिर एक दिन के लिए लोंगेवाला और फिर वापस आऊँगा। और फिर अगले दिन जब आने के बाद में फिर जैसलमेर से मैं जाऊँगा बाड़मेर, फिर बाड़मेर से मैं 2 दिन का हमारा कैंप लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक है जगह चौटन, वहाँ पे 7 बड़े फेमस डॉक्टर दिल्ली से आ रहे हैं, वो जैसलमेर लैंड करेंगे, उधर से फिर मेरे साथ आएंगे 3 गाड़ियों में। तो उधर काफ़ी बड़ा कैंप लगेगा 2000 लेडीज़ के लिए। और फिर बाड़मेर से मैं जाऊँगा सिरोही, सिरोही से जोधपुर, और जोधपुर से फिर अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। तो ये आपके लिए एक उम्र ज़्यादा हो गई है, चुनौती नहीं है कि ये इतना? चुनौती तो है, मगर वही जो करने का मकसद ही यही है कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो कितना इंड्योर करते हैं, कितनी उनको पेन होती है। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप गुरु नानक देव के वंशज हो गए? हाँ, मैं गुरु नानक देव जी की बोलते हैं 15वीं पीढ़ी हूँ, यानी कि मैं उनका 14th डिसेंडेंट हूँ। और मेरा एक जो मैंने इनको बताया कि बेसिक अनदर जो एक रीज़न था करने के लिए कि गुरु नानक ने बोला कि वननेस, एक ओंकार, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ पे वननेस का मैसेज लेके जाऊँगा। और पिछले साल उनका 550वां वो था
एनिवर्सरी थी। और अभी क्या है कि गुरु तेग बहादुर की इस साल से 400 डेथ एनिवर्सरी है। तो वो जहाँ पे मैंने आज शुरू करा रकाबगंज गुरुद्वारे में, वहाँ पे उनका जब उनको शहीद किया गया था तो उनका जो बॉडी थी वो वहाँ पे क्रिमेट करी गई थी, तो वहाँ से मैंने आज शुरू करा है उसके। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व फेसबुक पेज हरियाणा के रिपोर्टर को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।